बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। मैं हूँ आतिफ वक्कास और हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का पहले चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके पहले 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। पहले लेक्चर में हमने बात की थी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, और उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने 2 कैटेगरीज देखी थी, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिर हमने डायमेंशंस की बात की थी कि किस तरह किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जिस प्रोसेस को हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। और फिर हमने डायमेंशनल एनालिसिस की यूजेस पढ़ी प्रीवियस लेक्चर में, और उसकी लिमिटेशंस की बात की कि कहाँ कहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाती है। आज हम बात करेंगे यूनिट्स की, कि जिस तरह फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आप कैटेगरीज बनाते हैं, इस तरह उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उनकी भी आप कैटेगरीज बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें जो बेस यूनिट्स हैं ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होंगी, जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं ये डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होंगी, और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये कुछ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के लिए, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बहरहाल थोड़ा सा बेस यूनिट्स की तरफ जाते हैं। आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है, जिसमें ऑलरेडी हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, यानी लेंथ है, मास है, जो है टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इन सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, इनके यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। और देखें आप, लेंथ के लिए हम जो है मीटर यूज़ कर सकते हैं, हम उसके लिए फुट यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर SI सिस्टम को देखा जाए तो हम लेंथ के लिए जो है मीटर यूज़ करते हैं, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, और इस तरह आपको चार्ट में नज़र आ रहा है हम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए बेस यूनिट्स किस तरह यूज़ करते हैं। अब बेस यूनिट्स तो चलो ठीक है, आप जान चुके हैं, आप ऑलरेडी 9th में भी पढ़ चुके हैं। इन बेस यूनिट्स के अलावा भी हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं, और जिनको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। ये डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कह सकते हैं। और डिराइव्ड यूनिट्स को जिस तरह हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स को भी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिराइव्ड यूनिट्स की बात करूं तो हमारे पास कई तरह की डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स का जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन। फोर्स के लिए क्या यूज़ होता है? न्यूटन्स यूज़ होते हैं, और न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है जिसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं कैपिटल N। कैपिटल N इसलिए कि न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से ये फोर्स का यूनिट मंसूब है। इसलिए हम अगर सिर्फ सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल N लिखेंगे, और अगर पूरा यूनिट लिखेंगे तो N स्मॉल होगा। ये कन्वेंशन है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें वर्क के यूनिट्स, तो वर्क का यूनिट है जॉल, ये डिराइव्ड यूनिट है, और ये किस चीज़ के इक्वल है? इसको अगर इसका सिंबल देखा जाए तो इसका सिंबल J है। कैपिटल J लिख रहा हूँ वंस अगेन। जॉल वाज अ साइंटिस्ट, एंड अगर पूरा लिखेंगे तो स्मॉल J लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पावर है, ठीक है। तो पावर का यूनिट जो है दैट इज़ वाट। वाट एक साइंटिस्ट के नाम से शुरू हुआ है, कैपिटल W लिख लूँगा।
इस तरह जितनी भी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। हाँ, इन सारी डिराइव्ड यूनिट्स को बिल्कुल उसी तरह इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिस तरह किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम फोर्स की डायमेंशंस देखें, फोर्स की हमारे पास डायमेंशंस m/L/T-2 ये है। अब फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन जो है दैट इज इक्वल टू मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट जो है सेकंड। तो 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको जाउल इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट चाहिए तो आप क्या लिखते हैं? वर्क की डायमेंशंस लिखते हैं जो कि हैं mL²T-2 और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने यहाँ पे किया, जाउल फॉर वर्क 1 जाउल इज इक्वल टू किलोग्राम फॉर मास, मीटर फॉर लेंथ एंड सेकेंड फॉर टाइम। बिल्कुल इसी तरह आप जाउल को भी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिख सकते हैं। फिर इस तरह पावर है, ठीक है। पावर की डायमेंशंस जो है, पावर जो होता है वो जाउल पर सेकेंड यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। नीचे एक और टाइम होगा, ये ऊपर जाएगा। टाइम की डायमेंशन पावर की जो डायमेंशंस हैं दैट आर mL²T-3। डिनोमिनेटर में एक टाइम और आ जाता है क्योंकि इट इज़ वर्क पर यूनिट टाइम। इसकी अगर आप यूनिट्स लिखें तो दैट इज़ वाट, और 1 वाट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। इस तरह हम किसी डिराइव्ड यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेस यूनिट्स वही 7 हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, उसमें थोड़ी सी कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मुख्तलिफ यूनिट्स के साथ आपका सामना होगा, तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक करंट को भी यूज़ करेंगे, उसके यूनिट्स भी आ जाएंगे एम्पियर्स। तो डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, मतलब उनकी डायमेंशंस भी आपको कंसीडर करनी पड़ती है, जैसे वोल्टेज हुआ। फिर इस तरह आपके पास रेजिस्टेंस है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट्स लिख लेता हूँ। रेजिस्टेंस जो है आपने स्कूल में ओम लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस इज वोल्टेज पर डिवाइडेड बाय करंट, एंड वोल्टेज के लिए जो यूनिट है वो आपके पास वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसके लिए आप यूनिट यूज़ करेंगे जाउल पर कूलम, और करंट के लिए यूनिट होगा एम्पियर, ठीक है। अब अगर मैं इन सब को कंबाइनली लिखूं तो रेजिस्टेंस का यूनिट आप जानते हैं दैट इज ओहम, ओके। 1 ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं इन यूनिट्स को यहाँ पे लिखकर कंपेयर करूँ और मैं ये देखना चाहूँ कि 1 ओहम जो है बेस क्वांटिटीज़ में किस तरह बेस यूनिट्स में किस तरह लिखा जा सकता है, तो सबसे पहले मुझे रेजिस्टेंस की डायमेंशंस फाइंड करनी होगी। डायमेंशंस फाइंड करने के बाद ये बड़ा आसान हो जाता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, उसकी यूनिट को, डिराइव्ड यूनिट को हम बेस यूनिट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालना चाहूँ तो वो कुछ यूँ होगी कि जैसा कि मैंने कहा वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो मैं क्या करूँगा, वोल्टेज बाई आई की जगह वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज मल्टीप्लाइड विद करंट। अब वर्क जो है इसकी डायमेंशन हमें मालूम है, चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है और चार्ज का फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू IT। चार्ज करंट और टाइम का प्रोडक्ट होता है। वर्क
की जगह उसी तरह वर्क लिखा, चार्ज की जगह करंट और टाइम का प्रोडक्ट लिखा और करंट एक ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद। सो अब हमारे पास आर की डायमेंशंस आ सकती हैं। मुझे वर्क की डायमेंशंस मालूम है जो कि क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। मुझे करंट की डायमेंशंस मालूम है, आई 2 दफ़ा है, आई स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में टाइम है। कुछ बुक्स में करंट की डायमेंशंस के लिए ए भी यूज़ होता है, सो आप वो भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर आर, जिसमें हमने यहाँ पे आर की डायमेंशंस लिखी हैं। सो इस तरह आप किसी, अब आपके लिए आसान हो जाता है कि ओहम को यानी एक डिराइव्ड यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट रिप्रेजेंट कर सकें। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 और एम्पियर -2। So this is how we compare the derived units and the base units. So ऐसी एक category of physical quantities कि जिनकी units हम supplementary units जिनको कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। ये बिल्कुल उसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं हमारे पास सिर्फ 2 हैं। एक है रेडियन और दूसरी स्टील रेडियन। रेडियन जो है ये यूनिट है किस चीज़ का, प्लेन एंगल का या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और स्टीरेडियन एंगल है यूनिट है सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल क्या है और प्लेन एंगल क्या है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ होनी है। दीज आर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ एंड इनके यूनिट्स जो हैं उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सिर्फ 2 हैं, एक रेडियन है और एक स्टीरेडियन है। सो रेडियन और स्टीरेडियन को डिस्कस करने से पहले हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और इस सर्कल के कोई से 2 पॉइंट मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है और कोई पॉइंट यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, और या यहाँ पे कोई पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, और फिर सेंटर से यहाँ पर इनिशियली ये इधर था और अब ये यहाँ से यहाँ चला गया। ये 2 पॉइंट्स है ए और बी। तो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है यानी उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो ये आर्क ए बी, इस तरह लिखे या ए बी के ऊपर आर्क बनाए, ठीक है। अच्छा, इसको मैं लेट सपोज कोई नाम दे देता हूँ एस। एस ए से लेकर बी तक का आर्क है। तो अगर लेंथ एस है एलॉन्ग द सर्कल, तो एंगल उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, तो प्लेन एंगल की डिफिनीशन क्या है, इट इज द रेशो। प्लेन एंगल क्या है, इट इज द रेशो किन 2 चीजों के दरमियान, बिटवीन आर्क लेंथ, इस लेंथ की जो और इस आर्क की जो लेंथ है, एंड द रेडियस।
आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान जो रेशो है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि इस आर्क की लेंथ को मैंने एस कहा हुआ है तो एस और आर की रेशो को हम प्लेन एंगल कहते हैं, जिसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं नॉर्मली थीटा। याद रहे जब भी आप ये इक्वेशन यूज करते हैं तो यहाँ पर यूनिट जो है रेडियन यूज होगा, क्योंकि थीटा जो है आप ऑलरेडी स्कूल में भी पढ़ चुके हैं और प्लेन एंगल थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि एंगल क्या होता है, लेकिन उसको आप डिग्रीज में मेजर करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी इस रेशो से आपके पास रिजल्ट आए वो आप डिग्रीज में नहीं लेंगे, ये रिजल्ट रेडियंस में होगा। हाँ, अब इसको आप फर्दर फिर डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि इससे जो रिजल्ट आता है उसको एक यूनिट असाइन कर दिया गया है रेडियन, उसको रेडियन का नाम दिया गया है। ठीक है, अब 1 रेडियन कब होगा? जाहिर है अगर इस फार्मूले से 1 आ जाए तो वो 1 रेडियन होगा। ऐसे एंगल को 1 रेडियन कहेंगे जिसमें s डिवाइडेड बाई r 1 हो। तो s डिवाइडेड बाई r कब 1 होगा? जब s और r आपस में एक जैसे, s और r आपस में एक जैसे होंगे तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास r डिवाइडेड बाई r आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमने कहा कि ये हमेशा रेडियंस में होगा, इसलिए r बाई r इज 1, सो थीटा इज 1 रेडियन। सो कब 1 रेडियन? जब इस आर्क की लेंथ इस रेडियस की लेंथ के इक्वल हो, तब हम फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो इस एंगल को हम 1 रेडियन कह सकते हैं अगर आर्क लेंथ और रेडियस आपस में बराबर हो। तो प्लेन एंगल इज रेशो ऑफ दिस टू एंड 1 रेडियन इज द एंगल व्हेन द रेशो ऑफ आर्क लेंथ एंड द रेडियस इज 1। सो 1 रेडियन ये होता है। अब आप जानते हैं कि कंप्लीट सर्कल के लिए टोटल एंगल जो है डिग्रीज में वो 360 होता है। कब? फॉर कंप्लीट सर्कल। अच्छा, ये बात तो ठीक है। अब कंप्लीट सर्कल के लिए रेडियन कितने होंगे ये देखने के लिए हम दोबारा इस फार्मूले पे आते हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, और एक कंप्लीट सर्कल के लिए एस जो होता है ये टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और अगर हम 2 पाई आर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें इस फार्मूला में तो हमें क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर में आर, और इसका आंसर भी किस चीज में होगा? रेडियंस में होगा। R cancels out with R and we get theta equals 2 pi radians। तो एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होती हैं और 2 पाई रेडियंस होते हैं। अभी बड़ा आसान हो गया कि 1 पाई रेडियन हम कैलकुलेट कर सकें। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में सेम है तो राइट हैंड साइड को भी सेम ही होना चाहिए, इसलिए मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ और रिजल्ट मुझे क्या मिलता है? 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों साइड 2 पे डिवाइड करें, बल्कि 2 पाई पे डिवाइड करें, चलो 2 पे डिवाइड कर लें तो इससे 180 आ जाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये एक बात तो क्लियर है कि पाई रेडियन जो है ये 180 डिग्री के इक्वल है। 1 रेडियन जो है 180 डिवाइडेड बाई पाई
इतनी डिग्रीज की इक्वल है। अब पाई की जो एक्सेप्टेड वैल्यू है दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 3.14। इसको सॉल्व कर लें तो इससे आपके पास आ जाता है 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज की इक्वल है। और अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो यहाँ पर इसमें एक जनरल इक्वेशन निकाल सकता हूँ। जब भी आपको रेडियंस में गिवन हो, रेडियंस में एंगल गिवन हो और आप उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज x रेडियंस है, तो फार्मूला इसके लिए क्या होगा, x को 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करें और ऊपर डिग्री का साइन लगाएं। तो इस तरीके से आप रेडियन से डिग्रीज में जा सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख लेता हूँ, x की जगह पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियंस, और इस फार्मूले से मालूम करता हूँ कि वो कितनी डिग्रीज हैं। तो x की जगह मैं पाई डिवाइडेड बाई 2 लिखूँगा और रेडियन की जगह 180 डिवाइडेड बाई पाई लिखूँगा और यहाँ से ऊपर में डिग्री का साइन लगाऊंगा। पाई पाई के साथ कैंसिल, 2 और 90, इस तरह पाई बाई 2 रेडियन जो है 90 डिग्री की इक्वल। और इस तरह और भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डिग्री एज अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल यूज़ करना भी चाहते हैं सो आप कर सकते हैं, लेकिन SI यूनिट जो है दैट इज़ द रेडियन, ठीक है। एक इस तरह का भी सवाल कभी कभी आ जाता है, सॉलिड एंगल पे बाद में बात करते हैं। इस तरह का भी सवाल कभी कभी आ जाता है कि जो आपके वॉल क्लॉक है इसके हैंड्स जो हैं इनके दरमियान कभी कभी एंगल पूछा जाता है। और आप जानते हैं कि वॉल क्लॉक में टोटल जो है 12 मार्क्स अक्सर होते हैं और हम जानते हैं कि टोटल जो है 2 पाई रेडियंस होते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस 2 पाई के टोटल 12 टुकड़े बना रहा हूं क्योंकि हमारे पास 12 नंबर्स हैं। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि 5 बजे हैं। जब 5 बजे होते हैं तो 1 मिनट्स की का हैंड इधर होगा और आवर्स का हैंड इधर होगा। तो अब अगर कोई मुझसे पूछे कि ये कितने रेडियंस हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं फौरन काउंट करूँगा कि इसमें कितने जो है सेक्शंस आए हैं। याद रहे मैंने 12 सेक्शन बनाने का कहा था। 2 पाई रेडियंस के 12 टुकड़े होने हैं और 12 स्लाइसिस में बना रहा हूँ, या यूं कहें कि 12 सेक्टर्स बना रहा हूँ। और एक सेक्टर का जो एरिया है या एंगल है, एक सेक्टर का एंगल 2 पाई डिवाइडेड बाई 12 रेडियंस है। और बिल्कुल इस तरह मैं इसको पाई बाई 6 लिख सकता हूँ रेडियंस में। ये 1 सेक्टर। कितने सेक्टर कवर हुए, 1 से 5 तक एक ये वाला सेक्टर,
दूसरा ये वाला सेक्टर, तीसरा ये सेक्टर। तो 1 2 3 4 टोटल सेक्टर्स हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड विद π/6 इतने रेडियंस जब 5 बजे थे। तो एंगल 4/6 यानी 2π/3 रेडियंस। अगर आप डिग्रीज में इसको लिखना चाहते हैं तो डिग्री, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन का फार्मूला भी ज़रा देख लें। अगर कोई चीज़ रेडियंस में दी गई है और आप उसको डिग्रीज में डिग्री से रेडियन में जाने का फार्मूला, रेडियन से डिग्रीज तो हम पढ़ चुके हैं, अब डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे। अगर आपको कोई फार्मूला कोई एंगल डिग्रीज में दी गई हो, फॉर एग्जांपल x डिग्रीज, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए x को π/180 से मल्टीप्लाई करें और आपको क्या मिलेगा, रेडियंस में रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, सो 90 मल्टीप्लाइड विद π/180, ठीक है। इस तरह यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 90, सो ये π/2 रेडियंस है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि π/2 रेडियंस 90 डिग्री के इक्वल है, इसलिए हम डिग्री से रेडियन में भी जा सकते हैं, रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं। ये फार्मूला याद रहे। तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। हमने घड़ी के 12 टुकड़े बनाए और हर टुकड़े का रेडियंस में हमें मालूम है। हम इसको डिग्रीज में मालूम करना चाहें तो क्या करेंगे, 2π/3 यानी x को किस चीज़ में कन्वर्ट करूं, किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूं, रेडियंस से डिग्रीज में जाना है तो मैं इस फार्मूले में पुटिंग करूंगा, 180/π के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर डिग्रीज में आ जाएगा। क्या होगा, पाई के साथ कैंसल और 3 जो है 60, सो 120 डिग्री, 120 डिग्री जो है जब 5 बज रहे हों तो 120 डिग्री एंगल बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की और स्टीरेडियन की। सॉलिड एंगल जो है ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है इन 3D प्लेस, इन 3D स्पेस। बिल्कुल एक कोन की शक्ल का ये सेटअप आप जहन में ले आए। आपको देखें ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का ऊपर का हिस्सा जो है हमने एक सेक्शन उसमें मार्क कर लिया है। इस सेक्शन का कुछ एरिया है, ठीक है। और अगर आप इस सेक्शन के एरिया को इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर पे डिवाइड करें, यानी अगर आप इस सरफेस एरिया और रेडियस के स्क्वायर का रेशो लें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो स्टीरेडियंस में आएगा और इस क्वांटिटी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं।
सो सॉलिड एंगल की डिफिनीशन मैथमेटिकली हम किस तरह कर सकते हैं? सॉलिड एंगल की डिफिनीशन के लिए हम सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ रेडियस ये लिख सकते हैं। बट रिमेंबर रिजल्ट जो होगा उसका यूनिट SR यानी स्टीरेडियन होगा। स्टीरेडियन, स्क्वायर रेडियन भी इसको हम कहते हैं। और जिस तरह प्लेन एंगल दो लेंथ का रेशो होता है, इस तरह सॉलिड एंगल दो एरियाज का रेशो है। जाहिर है स्क्वायर ऑफ रेडियस इज एन एरिया हैविंग डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ and surface area is also an area. So किसी surface, किसी sphere के surface के किसी हिस्से का उस sphere के radius के साथ, radius के square के साथ जो रेशो बनता है उसको हम कहते हैं solid angle। और solid angle अगर आप किसी कोन को assume कर लें अपने जहन में, एक कोन होता है, अगर आप उसको इस तरह से देखें, अगर आप कोन में अंदर झांकें तो इस तरह का एक जो है सर्कल आपको नजर आता है, ठीक है। और वो जो सर्कल होता है वो असल में 2 डायमेंशनल एंगल होता है। और उस 2 डायमेंशनल एंगल के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज स्टीरेडियन। और सॉलिड एंगल के लिए सिंबल जो यूज होता है दैट इज ओमेगा, कैपिटल ओमेगा, ठीक है। ये गन्ना छीलने वाली जो मशीन है इसको ओमेगा कहते हैं और ये सॉलिड एंगल के यूनिट के तौर पे यूज होता है। बहरहाल सॉलिड एंगल जो है दैट इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड इट्स यूनिट इज स्क्वायर रेडियन या स्टीरेडियन। नाउ अगर हम मुख्तलिफ कोन आपस में इस तरह पकड़ें, एक कोन के साथ दूसरा कोन और फिर इसके साथ तीसरा कोन और इस तरह मिलाते जाएं तो हमारे पास शेप जो बनेगी दैट इज अ स्फीयर, एक 3 डायमेंशनल स्पेस बन जाएगी। और अगर हम मुख्तलिफ सेक्टर्स को, जिस तरह पिछले कुछ देर पहले मैंने वॉल क्लॉक के 12 सेक्टर्स बनाए थे, तो सेक्टर्स मिलाने से हमारे पास 2 डायमेंशनल सरफेस बनता है सर्कल। तो सेक्टर का जो एंगल होता है वो प्लेन एंगल होता है, लेकिन कोन का जो एंगल होता है दैट इज सॉलिड एंगल। सेक्टर आपस में मिलाने से 2 डायमेंशनल सर्कल बनता है, जबकि कोन आपस में मिलाने से हमारे पास 3 डायमेंशनल स्फीयर बनता है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का वैसे इस्तेमाल जो है ये जितने भी हम न्यूक्लियर स्कैटरिंग वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पे होता है, एस्ट्रोनॉमी में होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो है चांद और सूरज दोनों ज़मीन से करीबन करीबन एक ही साइज़ के नज़र आते हैं जब चांद मुकम्मल हो। और अगर आप देखें तो तकरीबन वो सूरज की साइज़ का होता है। हालांकि रियलिटी ये है कि सूरज चांद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर वो दोनों एक साइज़ के क्यों नज़र आते हैं? एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि दोनों का ज़मीन की सरफेस के ऊपर तकरीबन सॉलिड एंगल एक जैसा बनता है। तो सॉलिड एंगल वो कोनिकल एंगल है। लेट सपोज इस कोन को मैं थोड़ा सा दोबारा बनाऊं। इस कोन के अंदर अगर मैं कोई बड़ा बाल रखूं, ठीक,
یا اس میں یہاں پر کوئی چھوٹا بال گرا کے رکھو، اس کون کے اندر ایک چھوٹا سا ماربل ڈالو، تو اگر یہاں سے آبزرو کیا جائے تو ہمیں یہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چھوٹے سے آبجیکٹ نے اس لارج آبجیکٹ کو مکمل طور پہ ڈھانپ لیا ہے۔ And the reason for that is کہ اس کو سالڈ اینگل اور اس کا سالڈ اینگل ایک جیسے ہیں۔ So solid angle is two-dimensional angle in three-dimensional space and اس کا یونٹ جو ہے، اب let's suppose آپ once again اس ڈائیگرام کو دیکھیں، یہاں پر جو ایریا ہم نے مارک کیا ہے، اس مارکڈ ایریا کو اگر آپ چیک کریں، اگر if سرفیس ایریا جو آپ نے مارک کیا ہوا ہے وہ ایکول ہو اسکوائر آف ریڈیس کے، تو کیا ہوگا؟ تو آپ کے پاس اومیگا جو ہوگا وہ آر اسکوائر ڈیوائڈ بائی آر اسکوائر سٹی ریڈین یعنی 1 سٹی ریڈین ہوگا۔ لیٹ سپوز یہ ایک اسفیئر ہے اور اس کا ریڈیس میں ایزیوم کرتا ہوں 4 یونٹس، ٹھیک ہے 4، اور آپ اس کے اوپر ایک ایریا مارک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایریا ہو 16 اسکوائر یونٹس، جو بھی یونٹس آپ یوز کرتے ہیں، میٹر ہے یا سینٹی میٹر ہے یا ملی میٹرز ہیں، تو ایریا اگر 16 اسکوائر یونٹس ہیں اور ریڈیس اس اسفیئر کا جو ہے وہ 4 یونٹس ہیں، تو اس ایریا اور اس ریڈیس کے اسکوائر کا جب آپ ریشو لیتے ہیں تو آپ کے پاس سالڈ اینگل جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ 16 ڈیوائڈ بائی 4 اسکوائر and it always give result in square radians, so it is 1 radian. تو وہ سالڈ اینگل کہ جس کے لیے سرفیس ایریا اور اسکوائر آف ریڈیس آپس میں سیم ہو، وہ 1 سٹی ریڈین کی ایکول ہوگا۔ اور ایک کمپلیٹ اسفیئر کے اندر کتنے سٹی ریڈینز ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے آپ کیا کریں؟ اسی فارمولا کو یوز کریں۔ ایک کمپلیٹ اسفیئر ہے تو ایریا کیا ہو جائے گا؟ 4 پائی آر اسکوائر، اور اس فارمولا میں پٹ کر لیں تو اومیگا از 4 پائی آر اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوائر، دیٹ از سٹی ریڈین 4 pi st radian. So this is the total solid angle in a sphere. میرا خیال ہے یہ اس لیکچر کے لیے اتنا کافی تھا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر مزید نئے ٹاپکس کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔